मासी बहनों, पहले मेरी रोटियां लगाना, मेरा प्यो आज शहर से आ रहा है, बेचारा बड़ा थका होएगा। मैंने बानो को अपनी मजबूरी बोली तो दूसरी पड़ोसन मुझे काट खाने को दौड़ते हुए बोली, ले तेरा प्यो आ रहा है तो क्या हम सब ना रोटी पकवाएं? भाई पहला तो मेरी रोटी पकेगी। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं इस पिंड में, और किसी की औलाद है जो स्कूल जाती हो? भाई बानो तू पहले मेरी रोटी उतार। इसका प्यो तो सब्र कर सकता है, मेरे बच्चे सब्र नहीं कर सकते। उसने तीखे लहजे में कहा तो मैं चुप कर गई। वो हमारे मोहल्ले की सबसे खुर्रांट औरत थी, जिसके शर से मोहल्ले वाले पनाह मांगते थे। उसके जाते ही मैं रोटियां लगवाने बैठ गई। मैंने गौर किया तो देखा बानो के चेहरे पर मलाल और यासियत बहुत ज्यादा थी। क्या हुआ मासी, लगता है काफी गर्मी लग रही है, जो ऐसी आवाज़ार बैठी हो, रोटियों पर रोटियां उतारती जा रही हो। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कोई जवाब दिए बगैर फिर से रोटी बनाने लगी। मैं थोड़ी शर्मिंदा भी हुई, मगर उस शर्मिंदगी से ज्यादा मुझे उसकी परेशानी का एहसास था। मैं चुप कर गई और रोटियां लेकर घर आ गई। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक अब्बा आ गया था और बड़ा खुश भी दिखाई दे रहा था। मैं उसे मिली और पूछा कि लाया मेरे वास्ते शहर से। उसने एक रंग बिरंगा परांदा और चमकीली वाली चूड़ियां मेरे हवाले कर दी। मैं बेहतरी खुश हुई। अब्बा को खाना देते हुए मुझे अचानक बानो मासी का ख्याल आया, तो मैंने छेती छेती सारे काम समेटे अम्मा से पूछकर उसके तंदूरी पे आ गई। मुझे यकीन था वो अब तंदूर बंद करके बैठी होगी। सो मैं घर आई तो देखा अपनी खाट पर वो बड़ी खामोशी से लेटी हुई छत को देख रही है। करीब ही उसकी धी पारो भी परेशान कुन हालत में बैठी थी। मैंने पूछा, मासी बड़ी परेशान लग रही है, इधर तंदूर पर भी तेरा ध्यान भटका हुआ था, मुझे बता क्या हुआ है, हम मिलकर कोई हल निकाल लेते हैं। उसने मुझे पहले के से अंदाज में देखा और फिर कुछ बोलते बोलते चुप कर गई। मैं जो उसके बोलने का इंतजार कर रही थी, बड़ा अजीब लगा मुझे। मैं उसके करीब आ बैठी, नरमी से बोलना शुरू किया, देख मासी, मैं तो पड़ोसन हूँ, मुझे बता जो मसला भी है, हो सकता है मेरे पास हल हो उस मसले का, तू बता बस। बानो ने मेरी तरफ देखा तो अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। मेरे दिल को धचका सा लगा, पूरे जिस्म के बाल खड़े हो गए, ये सोचते हुए कि आखिर बानो क्यों इतनी परेशान है। हम सब मोहल्ले वालों से उसे हमेशा ही लड़कर बड़ी बहादुरी से हर दुख और वार का सामना करते देखा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि बानो ढह जाए। मैंने उसके आंसू साफ किए, करीब होकर पूछा, देख मासी, अब तो तेरी कथा सुने बगैर मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। तू सुना जो तेरे दिल में है, बता क्या बात है, वरना मुझ नमानी को भी परेशानी रहनी है। वो धीरे से बोली, सलमा तू वेड़ा देख मेरा, मुझे तो अपनी धी की फिक्र रहती है। जवान जहान है, कल कला को कुछ हो जाए तो मैं गरीब किसके दरवाजे पर जाकर मातम करूंगी, मेरी तो किसी ने सुननी भी नहीं है। अब बता, मैं इस जवान छोरी को लेके किसके दर पर जाऊं, किस दीवार के पीछे मुंह छुपाऊं फिरूं, है कोई हल तेरे पास? मुझे बानो की बातें बड़ी अजीब लगी, ऐसी बात उसने कभी भी नहीं की थी। पारो तो हमेशा से इसी घर में रहती थी, बल्कि उसकी 2 मजीद बहनें भी इसी घर में जवान हुई थी। फिर अचानक बानो को ये अजीब सा ख्याल क्यों सताने लगा? वो क्यों बानो को छुपाने की बातें कर रही थी? कहीं कुछ हुआ तो नहीं था? मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी तो मैंने पूछ ही लिया, क्या हुआ है मासी, किसी ने कुछ बोला या परेशान किया? बानो ने मुंह फेर कर कहा, जा सलमा चली जा, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकती। जा मेरी धी, तूने मेरा एहसास किया, बतीरा है, बस अब जा। मैं वहीं बैठी होंठ काटती रही। पारो को देखा तो वो भी चुप चुप थी, उसे छेड़ना फिलहाल मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं शिकस्ता कदमों से घर वापस लौट गई। घर में सब सो चुके थे। गर्मी की दोपहरें बड़ी शदीद और लू वाली थी। इस गर्मी में बाहर निकलना बड़ा जान जोखम का काम था। मैंने घड़े से लस्सी का गिलास निकाला और घटाघट पी गई, शायद नींद अच्छी आ जाए, मगर लेटने के बावजूद दिमाग में बानो और उसकी धी ही घूम रही थी। क्या हो सकता है? ये वो सवाल था जिसके मैंने आपो आप ही बड़े ज्यादा जवाब घड़ लिए थे, मगर उनमें से सही वाला जवाब कौन सा था, इस बात का मुझे कोई अदराक नहीं था। शाम को उठी तब भी तबीयत ढीली ढीली सी थी। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ है, बानो के घर क्यों गई थी? तो मैंने कहा, पारो से मिलने गई थी बस। अगर मैं अम्मा को हकीकत बता देती तो वो अगले दिन ही पूरे गाँव में वो खबर नशर कर देती, और एक बात जो बानो ने मुझ पर एतबार करके बताई थी वो हर घर में पहुंच जाती। सो मैंने अपनी जुबान को बंद ही रखा। शाम को सहन में चारपाइयां बिछाकर पंखा लगाया तो मुझे अचानक से ख्याल आया, क्यों ना मैं छत पर चली जाऊं और बानो के घर पर नजर रखूं, मगर घर वाले मुझ पर शक करते कि मैं वहां क्यों जा रही हूँ। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू कहे कि मुझे गर्मी लग रही है। ना अम्मा से छत पर चढ़ा जाता है ऊपर, ना अब्बा से,
तो फिर हम दोनों सोएं जाकर। वो मान गई और रोना शुरू कर दिया। मुझे गर्मी लग रही है, मैंने छत पर सोना है। अम्मा ने पहले तो उसे डांटा, मगर मैंने छेती से कहा मैं चली जाती हूँ, पता नहीं बच्ची कितनी तकलीफ में हो। वो मान गई तो हम दोनों छत पर आ गए। हमारे घर के साथ ही बानो का घर था, सो छत से उनका घर बड़ा साफ नजर आ रहा था। मैं अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। मैं वहां आ तो गई थी मगर समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अब कैसे पता करूं कि बानो को हुआ क्या है कि अचानक से अपना वही घर बहुत ही गैर महफूज लगने लगा है, जिसमें पहले भी बानो की 2 बेटियां जवान होकर ब्याही गई थी, मगर अब पारो की वजह से उसे क्यों धड़का लगा है। मैं यही सोचते सोचते सो गई। आधी रात के वक्त मेरी शोर से आंख खुल गई। ज्यादा शोर तो नहीं था, बस हल्की फुल्की खटपट थी। मैंने इर्द गिर्द देखा मगर वहां ऐसा कुछ नहीं था जो शोर करे। अचानक से मेरे दिमाग में झमाका हुआ तो मैं जूता पहने बगैर छत के पर्दे के पास आई तो देखा बानो के घर में कोई मर्द खड़ा था। मेरा तो दिल धक से रह गया, ये कौन है? क्योंकि बानो तो बेवा थी, उसके घर में मर्दों का क्या काम? किसी ने भी दिन की रोशनी में कभी बानो के घर कोई मर्द नहीं देखा था, तो फिर रात के अंधेरे में क्यों यहाँ पर ये बंदा खड़ा है? मैंने गौर से देखा तो बानो गुस्से में उसे कुछ बोल रही थी। समझ में बात तो नहीं आ रही थी, मगर बानो की ऊपर नीचे होती आवाज से मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने पारो को देखा तो वो भी कमरे के दरवाजे के साथ लगी बैठी थी। मैं अभी ये सब देख ही रही थी जब बानो ने एक डंडा उठा लिया और उस आदमी की तरफ इशारा करके कुछ कहा, जो अगले 2 मिनट में ही वहां से जा चुका था। ये तो कोई और ही जबरदस्ती वाला मामला लग रहा था। मैं अब नीचे उसके घर भी नहीं जा सकती थी, सो वहीं छत के पर्दे से लटकी उनके घर होने वाली हर कार्रवाई को देखने लगी। उस बंदे के जाते ही बानो आगे बढ़ी और पारो को गले से लगाकर रोने लगी। वो दोनों बहुत शदीद दुखी लग रही थी। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। वो आदमी शायद बानो को धमकियां देता था, मगर क्यों? उस बेचारी के घर की तो 4 दीवारी भी नहीं है, फिर उसने किस बात की धमकियां देनी है? ये सोचते सोचते मुझे सुबह हो गई। उसके बाद एक मर्तबा भी मेरी आंख नहीं लगी। सुबह नीचे आ गई। मेरी बहन तो बहुत मजे से सोई, मगर मैं बहुत ज्यादा उलझी हुई थी। अम्मा ने पूछा रात को नींद ठीक आई? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि बानो वाली बात अम्मा को बताऊं, मगर फिर वही खदशा कि किसी के राज को ऐसे फाश करने का क्या फायदा। मैं नाश्ता बनाकर मोहल्ले में जाने के बहाने बानो के घर आ गई। बानो चारपाई उठा रही थी। मुझे देखकर पूछा, खैर है सलमा? मैंने बानो की शक्ल को देखा, वहां सिर्फ संजीदगी थी, वरना बानो हमेशा बहुत खुश रहा करती थी। मैंने पूछा, मासी तंदूरी बालेगी आज? उसने पहले तो मुझे अजीब सी नजरों से देखा, जैसे उसे मेरी जहनी हालत पर शुबा हो। मैंने उससे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बात करने का कोई बहाना तलाश करना था, मगर बानो के सपाट चेहरे के साथ दिए जवाब ने मुझे भौंचका कर रख दिया। नहीं, यक लफ्जी जवाब देकर वो अपनी चारपाई उठाकर दरख्त के नीचे रखने लगी। मैंने हैरत से पूछा, हैं क्या बोल रही है तू? मासी खैर तो है? ये मेरे गुनाहगार कन की सुन रहे हैं। मासी बानो की तंदूरी नहीं बलेगी? वो चुप रही। मैं समझ रही थी वो जहनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि बानो ने बगैर बारिश के अपनी तंदूरी बंद की हो। वो हर रोज तंदूरी जलाती थी। उस गरीब बेवा के पास तंदूरी जलाने के अलावा सहारा ही क्या था, जिसे बंद करके वो अपने हाथ बिल्कुल ही खाली कर लेती। मैंने फिर पूछा, मासी रात को खैर थी? शोर आ रहा था तेरे घर से। उसने काट खाने वाली निगाहों से मेरी तरफ देखा, फुनकारते हुए बोली, शोर मेरे घर से आ रहा था तो ये मेरा मसला है, मैं उसे खुद ही हल कर लूंगी। तू अपने घरों से दूसरों के घर झांकने की जरूरत नहीं है। चल जा, और तंदूरी नहीं बलनी आज, समझ रही है? दोबारा ना कहूँ मैं। उसने कभी ऐसे लहजे में मुझसे तो क्या किसी से भी बात नहीं की थी। मैं तो वहां से तकरीबन भागने के अंदाज में बाहर निकल आई। घर आई तो अम्मा ने मेरी उड़ी रंगत देखकर वजह पूछी, तो मैंने गर्मी का बहाना कर दिया कि अभी सुबह ही सूरज की हरारत बहुत ज्यादा है। अम्मा अपने काम में मगन थी तो उसने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उस वक्त तो मासी बानो के किस्से पर मिट्टी डाल दी, मगर रात को फिर बहन के साथ छत पर आ गई। पता नहीं क्यों मेरे दिल में बानो के लिए बहुत ज्यादा रहम आ चुका था। शायद रब ये चाहता था कि बानो की मदद का वसीला मैं बनूं, तभी उसने मेरे दिल में उनके घर आने के लिए हमदर्दी और बेचैनी डाल दी थी। मैंने देखा रात को मेरा सांस बंद हो गया। मैं चारपाई से उठकर टहलने लगी। टहलते टहलते मेरी नजर पर्दे के नीचे बानो के घर पर पड़ी। बानो जाग रही थी, उसकी बेटी खाट पर पड़ी सो रही थी, जबकि वो बेचैनी से टहल रही थी। बार बार टूटी दीवार से गली की तरफ झांकती,
ایک مرتبہ گلی سے کوئی مرد گزرا تو اس نے فٹافٹ اپنی بیٹی کے اوپر بھاری کمبل اوڑھ دیا اور خود وہیں دبک کر بیٹھ گئی. ایسے لگ رہا تھا اس کا سانس تھم گیا ہو. جب وہ مرد گلی سے گزر گیا تو وہ بے چینی سے کھڑی ہوئی. گلی میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اب کوئی نہیں تھا. اس نے سکون کا سانس لیا. میں سمجھ گئی وہ ڈر رہی ہے، شاید اسی آدمی سے جو کل اسے دھمکیاں دے کر گیا تھا. ساری رات وہ ایسے ہی ڈرتے ڈرتے گزری بانو کی. میں بھی جاگ کر اسے دیکھتی رہی. نیند میری آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی. فجر کی اذانیں ہوئی تو ہم دونوں نے سکون کا سانس لیا. رات بھر وہ پہلے والا مرد واپس نہیں آیا تھا. میں صبح نیچے آئی تو شب بیداری کی وجہ سے میری آنکھیں بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں. اماں اب کی مرتبہ مجھے دیکھ کر رکی. پوچھا کیا بات ہے سملا، آنکھیں کیسی سرخ ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا بس اماں رات کو نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ اماں چپ کر گئی. دوپہر کے وقت دیکھا تو گھر میں میرا ماما آیا ہوا تھا. میں بڑی خوش ہوئی. وہ جانے لگا تو اماں نے کہا سلمہ تو بھی نال جا بیٹے اپنے مامے کے. میں نے حیرت سے پوچھا کیوں اماں، خیر تو ہے؟ میری ماں بہت ہی وہمی عورت تھی. جلدی سے بولی ہاں میری دھی، ساری رات نیند نہیں آتی، مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی تجھے. جا یہ ماما تجھے لینے آیا ہے، بابے سے دم کروا دے گا تو ٹھیک ہو جائے گی. ویسے بھی 2-4 دن رہا. میرا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر اماں کے دل میں ایک بار وہم پڑ جائے تو نکلتا نہیں تھا. مجبوراً مجھے ساتھ جانے کی نہ صرف حامی بھرنا پڑی بلکہ تیار ہو کر میں مامے کے ساتھ ہی ننیال آ گئی. وہاں آ کر میرا دل بالکل بھی خوش نہیں تھا. بس ایک بانو تھی جو میرے سر پر سوار ہو چکی تھی. سب مجھے وہاں مل کر بڑے خوش تھے مگر میرا منہ بنا ہوا تھا. نانی اماں سے زیادہ وہمی عورت تھی. مجھے دیکھ کر بولی صحیح بھیجا ہے میری کڑی نے تجھے دم کروانے. واقعی میں کوئی نظر وزر ہو گئی ہے، ورنہ سلمہ پہلے کتنی خوش نظر آتی تھی یہاں پر. ان سب کی عجیب و غریب منطق دیکھ کر میرا دل اپنا سر پیٹ لینے کو چاہا. نانی نے سب سے پہلے تو مجھ سے مرچیں وار کر پھینکی اور شام کو ماما اور مجھے بابے کے پاس لے گیا. وہ بڑا گندا سا بابا تھا. اس کے کمرے میں مختلف بوتلیں پڑی ہوئی تھیں. ماما تو اس بابے سے بڑا مروب نظر آ رہا تھا. مجھے بتانے لگا کہ یہ لوگوں کے جن نکالتا ہے اور ان بوتلوں میں بند کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھاری شخص اس کے پاس آئے اور یہ جن نکالے بغیر اسے یہاں سے جانے دے. مجھے مامے کی بات پر یقین نہیں تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے کوئی نظر نہیں لگی تھی. یہ صرف میرا زیادہ سوچنا تھا جس نے مجھے جگائے رکھا تھا. کچھ دیر بعد وہ بابا وہاں آ گیا. اس کے کپڑے نہایت میلے تھے، اس کے اندر سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے. میں تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی. بابے نے مجھ پر دم کرنا شروع کیا اور مامے سے بول دیا واقعی اس کڑی پر سایہ ہے. مجھے بے اختیار ہنسی آئی. میں سمجھ گئی یہ فراڈیا ہے، بس ایسے ہی پیسے بٹور لیتا ہے. مگر اس نے ایک اور بات بھی کہی کہ سایہ کسی دوسری شے کا نہیں ہے بلکہ کسی بات کا ہے. پریشانی کے سائے میں ہے لڑکی. مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا. ماما تو واری صدقے جا رہا تھا. میں ادھر ایک شیلف کے قریب بیٹھی تھی. باہر کوئی بھاری مریض آیا تھا جس پر جنات کا سایہ تھا. وہ چیخ رہا تھا، کمرے میں نہیں آ رہا تھا تو بابا اسے لینے خود باہر چلا گیا. ماما بھی تماشا دیکھنے باہر چلا گیا، جبکہ میرا اتنی گندی جگہ پر بیٹھ کر دل گھبرا رہا تھا. میں اتنا سمجھ چکی تھی کہ اب جب تک ماما پورا کرتب نہیں دیکھے گا یہاں سے ہلے گا نہیں. میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو میرا ہاتھ ایک اور بوتل سے ٹکرا کر نیچے میرے قدموں میں گر پڑی. بوتل وہ چھوٹی سی سفید بوتل تھی. اس کے اوپر لکڑی کا کارک لگا کر ڈھکن بند کیا ہوا تھا جو نیچے گرتے ہی بوتل سے الگ ہو گیا. میں ڈر گئی کہ کہیں وہ بابا مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دے. میں نے جھک کر وہ بوتل اٹھائی اور جیسے اس کا ڈھکن بند تھا ویسے ہی بند کر کے جلدی سے شیلف میں رکھ دی. ابھی میں فارغ ہوئی تھی جب بابا اپنے مریض کے ساتھ کمرے میں آیا. وہ بہت چیخ رہا تھا. مجھے اس بندے سے خوف بھی آ رہا تھا. میں نے مامے سے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں سے لے کر چلو مجھے. وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر میری کیفیت دیکھ کر بادل نخواستہ تیار ہو گیا اور 15 منٹ بعد ہم ننیال میں پہنچ گئے. میں تو جا کے کمرے میں بند ہو گئی. میری نظروں کے سامنے وہی شخص چیختا چلاتا بار بار آ رہا تھا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت حساس ہوں. تھوڑی سی بھی بات ہو میں اسے ذہن پر سوار کر لیتی ہوں. رات تک میں کمرے میں بند رہی اور سو گئی. سو کر جب اٹھی تو میری حالت پہلے سے کئی درجے گناہ بہتر ہو چکی تھی. میں رات کو سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملی. کچھ مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہیں ماما مجھے دوبارہ بابے کے پاس نہ لے جائے. سو میں نے بڑی خوشگواری کا مظاہرہ کیا. نانی تو پھولے نہیں سما رہی تھیں، بار بار یہی کہتی کہ یہ اس بابے کی کرامت ہے، ورنہ پہلے دیکھا تھا کیسے میری بچی کا منہ اترا ہوا تھا. اب تو یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. میں بس مسکرا کے رہ گئی، زیادہ کوئی بات نہیں کی کیونکہ ان سب کا کام ہی یہ تھا
छोटी सी बात को खींच के लंबा कर देना। रात को मैं सोने के लिए लेटी तो ऐसे लगा जैसे कमरे के कोने में खड़ा कोई मुझे ही देख रहा हो। मैंने 5-6 मरतबा उस जानिब देखा मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं उलझन का शिकार हो गई। बचपन इधर ननियाल में ही गुजरा था मगर ये एहसास कभी नहीं हुआ था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं बमुश्किल सो गई और आधी रात को मेरी आंख अचानक से खुल गई। मैंने गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखा मगर कमरे में मेरे सिवा कोई भी नहीं था। ये मेरी अम्मा का कमरा था, शादी से पहले उसका, जहाँ हम ननियाल में आकर रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। बाकी सारी रात मेरी इसी शशोपंज में गुजरी कि आया वहाँ कोई मौजूद है भी या नहीं। फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मुझे एक बहुत अजीबोगरीब ख्वाब आया, जैसे मेरे साथ कोई काला सा साया है और मैं उससे डर कर जितना भागती हूँ वो उतना ही मेरे करीब होने की कोशिश करता है। फिर एक जगह मैं दुल्हन का जोड़ा पहने बैठी थी। बस कुछ ही देर बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने कबूल कर लिया कि ये सब कुछ जो मुझे महसूस हो रहा है उस बाबे के पास जाने की वजह से ही है। शायद उस कमरे और जिन्नात का खुन्नास मेरे दिमाग में भर गया है और वही मेरे जहन पर हावी हो चुका है। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो देखा मेरे बिस्तर के करीब एक गुलाब का फूल गिरा पड़ा है। वो फूल एकदम से ताज़ा था। मैंने हैरानी से वो उठाया मगर फिर वहीं वापस रख दिया। पता नहीं कौन यहाँ फेंक गया था, लेकिन बाकी सब बातों के साथ साथ वो गुलाब का फूल भी मेरे दिमाग में अटक कर रह गया। बाहर आई तो नानी मेरे वारे सदके जा रही थी कि नींद ठीक आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने झूठ बोल दिया कि अगर उन्हें बताती कि ऐसा वैसा महसूस हुआ है तो फिर मेरा एक चक्कर उस बाबे के पास पक्का था और मैं तो इन लोगों को रोक भी नहीं सकती थी। नानी से बात करते करते मेरी नज़र उनके पीछे वाली दीवार पर पड़ी तो मुझे गुमान हुआ वहाँ किसी का साया खड़ा है। मैंने नानी के साये को देखा तो अभी सूरज ही नहीं निकला था। मैं चौंक गई। वापस दीवार पर देखा तो अब वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सब मुझे अपना वहम लगने लगा। मैं झंझला गई। सोचा ये ख्वाब का असर है जो ऐसे अजीब व गरीब वहम सता रहे हैं। मैं बाकी पूरा दिन घर में बड़ी फारिग रही और बानों का एहसास भी था। ये भी सोचकर परेशान थी कि क्या बना होगा उस बेचारी का। जाते ही अब्बा से बात करूंगी, शायद कोई हल निकल आए, वरना वो तो ऐसे ही जाग जाग कर पूरी हो जाएगी। मैंने नानी से वापस जाने की बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि अभी तो घर में शुगल मेला लगा है, तेरे आने से इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। मैं तिल मिला के रह गई। शाम के खाने के बाद मामा मुझे खेत घुमाने बाहर लाया तो मैं कुछ कहे बगैर साथ चल दी। एक जगह पर मुझे खेत हिलते हुए दिखाई दिए, जैसे यहाँ पर कोई मौजूद हो। मैंने मामे से कहा तो वो बोला कोई गीदड़ होगा। मैं मुतमईन हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसी जगह से कोई इंसान काला लिबास पहने खेतों से बाहर निकलकर भागा और दूसरे खेत में दाखिल हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं सिर्फ एक मर्तबा ही पलके झपक सकी और दूसरे लम्हे वो वहां से गायब हो गया। मैंने मामे से कहा ये कौन था, मगर उसने वो शख्स नहीं देखा था। ये पहली मर्तबा था जब मेरा दिल वाकई में डरा था, जैसे कोई हर वक्त मेरे पीछे हो, शायद कोई साया। मैंने मामे से बोला कि बस मुझे घर ही जाना है। वो हैरान हुआ कि अभी तो हम आए हैं, मगर अचानक ही मेरा जिस्म गर्म होना शुरू हो गया, जैसे अंदर आग लग गई हो। मैंने मामे की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते जिस्म गर्म होने के अलावा जिस्म कांपने भी लगा था। मैं पैर कहीं रखती और पड़ता कहीं और था। घर पहुंचने से पहले दरवाजे पर ही अचानक सर को गुबार चढ़ा और मैं वहीं राह में गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। नानी मेरे करीब बैठी मुसलसल पढ़ पढ़ कर कुछ फूंक रही थी। मेरे उठते ही वो जल्दी से मुझ पर झुकी, बोली बच्ची क्यों दम दे बैठी है, तबीयत तो ठीक है ना कुड़िए तेरी। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो मामे से बोली बस अब होश आ गया है, इसे लेकर जा बाबे के पास। मुझे लगता है नज़र अभी उतरी नहीं है, देर ना कर, चल उठ सलमा जा मामे के साथ, अभी ठीक हो जाएगी। मेरा दिल घबराने लगा। बार बार बाबे के कमरे का गंदा सा मंजर मेरी निगाहों के सामने घूमने लगा। मैंने मना कर दिया कि मुझे किसी बाबे के पास नहीं जाना, बस कमज़ोरी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मगर नानी को मेरी बात का यकीन नहीं था। वो हर हाल में मुझे उधर भेजना चाहती थी। शायद मैं मान जाती, मगर उसी वक्त मेरे अंदर गुस्से का उबाल उठा और अपनी फितरत के मुखालिफ जाकर मैंने चीखते हुए कहा नहीं जाना, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। कुछ खाया नहीं था तो बेहोश हो गई। नानी और मामा डरे सहमे से मुझे तकने लगे, जबकि मेरे कानों से अब धुएं निकल रहे थे। बिलाखिर मैंने नानी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि वेख नानी, अगर उस बाबे के पास भेजा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और घर भी नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, बस आराम करने दे मुझे।
वो मुझे दिलासा देते हुए बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं तेरे पास लेट जाती हूँ कुड़िए, इतना तो बर्दाश्त कर लेगी ना। मैं चुप कर गई और मामा परेशान कुन अंदाज में कमरे से बाहर चला गया। नानी अपनी चारपाई पर लेटे चुपचाप तस्बीहात वगैरह पढ़कर मुझ पर फूंक मार रही थी, जबकि मैं बिस्तर पर यकटुक निगाहें छत की तरफ जमाए हुए थी। मुझे एहसास हुआ कि ये जो अभी मुझे गुस्सा आया और जो कुछ मैंने कहा, इस सब में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। ये सब कुछ ज़बरदस्ती था, जैसे किसी ने मुझसे करवाया हो और मुझे पता भी ना चला हो। मैंने नानी को देखा तो वो आंखें बंद किए लेटी थी। मैंने गर्दन मोड़कर कमरे के मखसूस कोने की तरफ देखा तो धक से रह गई। उस कोने से 2 लाल अंगारे जलते हुए मुझे नजर आ रहे थे, जिनकी मुशाबहत बिल्कुल आंखों जैसी थी। मैं डर गई। नानी को देखा तो वो भी सो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठी और हिम्मत करते हुए उस कोने में आई तो देखा वहाँ अब कुछ नहीं था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो खाली जगह के बावजूद ये एहसास बहुत शदीद था कि मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने डरते डरते दोबारा हाथ उसी जगह किया तो किसी ने ज़ोर से मेरी कलाई थाम ली और मैंने घबराहट के मारे आंखें बंद करके खोली तो मैं अपने बिस्तर पर थी, जैसे किसी गहरे और खौफनाक ख्वाब से उठी हूँ। नानी हनूज सोई हुई थी, जबकि मेरा जिस्म पसीने में तितर बितर हो रहा था। मैंने डरते डरते उस अंधेरे कोने की तरफ देखा तो ना वहाँ कोई था और ना ही कोई अंगारे दिखाई दे रहे थे। मैं बेदम सी होकर बिस्तर पर ढह सी गई और सोचने लगी कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है मेरे साथ। बेबसी से मेरी आंखों से आंसू रवाना हुए तो किसी का हाथ मेरे चेहरे पर रेंगते हुए वो आंसू साफ कर चुका था। मैं झटका खा कर उठी, मगर अब भी उस कमरे में मेरे और नानी के अलावा तीसरा कोई नहीं था। मैं दीवार के साथ लगी सरघुटनों में दिए बैठी थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ तो है अजीब, मशकूक, जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है और मैं उसकी मौजूदगी को ना सिर्फ महसूस कर सकती हूँ बल्कि सूंघ भी सकती हूँ। मुझे कमरे से भीनी भीनी धुएं की खुशबू भी आ रही थी। मैंने आवाज़ के बगैर होंठ हिलाकर पूछा, कौन है यहाँ? और तब मुझे कोई जवाब तो सुनाई नहीं दिया, अलबत्ता गहरे सांस लेने की आवाज़ कानों में बजने लगी। मैंने नानी को देखा तो वो गहरी नींद में थी, मगर ये गहरी सांस की आवाज़ मेरे इंतहाई करीब से आ रही थी। मेरी हालत तो यूं थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। पता नहीं बाकी रात कैसे गुजरी, क्योंकि जब सुबह हुई तो उस वक्त मैं सो रही थी। नानी ने ही मुझे उठाया और पूछा, रात कैसी गुजरी? तबीयत तो नहीं ख़राब हुई? मैंने नानी से पूछना चाहा कि आपको एहसास नहीं हुआ कि कमरे में हम दोनों के अलावा तीसरा कोई वजूद भी मौजूद था? मगर तभी मेरे कानों में धीमी सी शी की आवाज़ गूंजी, जैसे हमें किसी को चुप करवाने के लिए होंठों पर उंगली रखकर शी करते हैं, बिल्कुल वैसे। मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। नानी ने फिर अपना सवाल दोहराया तो मैंने घबरा कर कहा, नहीं ठीक थी, कुछ नहीं हुआ। मुझे बस अब घर जाना है, मुझे घर भेज दें, मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही है। नानी बस मुझे घर भेज दो। मैंने उस वक्त भरपूर कोशिश की कि मैं ना रोऊं और ऐसे ही हुआ, मैं बच गई, जबकि नानी तो परेशान हो गई। उसने मामे से बोल दिया कि शाम तक बच्ची को इसके घर छोड़ा। लगता है माँ के बगैर अकेली आई है, इस वजह से घबरा रही है। मैंने इसकी माँ को भी समझा दूंगी, अगली बार अकेली बच्ची को ना भेजे बल्कि खुद भी साथ आए। मुझे थोड़ा सुकून हुआ, यही लग रहा था कि वहाँ जाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये जो भी खराबी हो रही है वहाँ जाकर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मामे ने 1-2 मरतबा मुझसे पूछने की कोशिश की कि पुत्र क्या हुआ है तुझे, मुझे बता, मगर मैं चुप रही। फिर वो बोला कि बाबे से दम करवाते जाएंगे अगर तेरा दिल माने तो। मैंने इस बात में सर हिलाना चाहा, मगर पता नहीं कैसे मेरे मुंह से इनकार निकला। मैंने फिर हाँ कहने की कोशिश की, मगर वो हाँ के बजाय ना अदा हुआ। मैं शशदर रह गई, ये क्या हुआ था? मैंने मामे से 1-2 बातें की, मगर वो बिल्कुल ठीक बोला गया। फिर ये हाँ ना में क्यों तब्दीली हुई? खैर, घर पहुंचे तो मैं सीधी अपने कमरे में चली गई, जबकि इतना ज़रूर जानती थी कि मामा अम्मा को मेरी जहनी हालत के मुतालिक ज़रूर बताएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं आते ही बिस्तर पर लेट कर सो गई। मुझे यकीन था कि वहाँ की हर बला वहीं रह गई होगी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ कोई भी मुझे परेशान या जिच नहीं करेगा। जबकि मैं गलत थी। उस रोज़ तो मुझे कुछ नहीं हुआ और मैंने पुरसकून होकर अपनी भरपूर नींद ली। शाम को उठी तो अम्मा मुझे बड़े गौर से देख रही थी। अम्मा मुझसे पूछने लगी, नानी के घर ठीक रही, याद तो नहीं आई किसी की, वगैरह वगैरह। अपनी तरफ से वो बड़े आम से अंदाज में ये सवाल मुझसे पूछ रही थी, मगर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा मुझे खोजने की कोशिश कर रही हैं। वो ये देखना चाहती थी कि मैं अभी भी अजीब हरकतें कर रही हूँ या मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी हूँ। मैं भी अनजान बन गई और बिल्कुल सही से जो कुछ अम्मा पूछती जा रही थी उसके जवाब देने लगी। मेरे जवाबात ने जहाँ अम्मा को मुतमईन किया,
वहीं मैं भी पुरसकून हो गई, क्योंकि मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया कि घर आकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पूरी दोपहर मैंने सोकर गुजारी थी। मैं छत पर चली आई, बानो के घर झांक कर देखा। इतने दिनों में तो बानो मुझे बिल्कुल ही भूल गई थी। मैंने नीचे झांका तो लाइट नहीं थी, और अंधेरे में मुझे बानो के घर कोई खुदबुद होती नजर नहीं आई। मैं हैरान हुई कि पहले तो ये सारी रात घर के चक्कर लगाती थी, आज नजर नहीं आ रही। शायद उसका मसला हल हो गया हो। मैं ये सोचकर पुरसकून हो गई। मौसम अच्छा था, नीचे तो हब्स था, तो छत पर पड़ी चारपाई पर जाकर लेट गई। ऐसे ही जहन की रूह भटकती हुई उस कैफियत की तरफ चली गई जो नानी के घर मेरी हुई थी। मैंने सोचा ये सिर्फ उस बाबे का असर था जो मुझ पर हावी हो गया था, वरना ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ मेरा वहम ही था। यही सोचते हुए मेरी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मैं पलक झपकना तक भूल गई। सामने एक शख्स काले लिबास में खड़ा हुआ था। उसने अपना चेहरा भी लिबास में छुपाया हुआ था, जैसे एक लंबा सा लिबादा वो सर से लेकर पैरों तक पहना हुआ हो। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मुझसे कुछ भी बोला ना गया, चीख तक हलक से बरामद नहीं हुई। वो शख्स छोटे छोटे कदम उठाता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपनी जगह से भागना चाहा तो मेरे हाथ पांव साकत हो गए। उंगली तक नहीं हिल पा रही थी, जैसे बैठे बैठे मेरी जान निकल गई हो। मैं सिर्फ आंखों से सारा मंजर देख रही हूँ। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता जा रहा था, मेरा दिल जैसे किसी घंटी की तरह कानों में बजने लगा था। वो शख्स मेरे बिल्कुल करीब आया तो मैंने सिर्फ इतना देखा, उसके स्याह लिबादे से 2 शोले आंखों की जगह पर दहक रहे थे। बस उसके बाद मैं होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो गई और मुझे कुछ पता नहीं चला। सुबह आँख खुली तो मैं वहीं छत पर थी। सांस धूकनी की मानंद चल रहा था। मेरे जिस्म से तपिश बाहर निकलती हुई मैं महसूस कर पा रही थी। मैं वहाँ से भागती हुई नीचे आ गई। अम्मा मुझे देखकर बोली, बड़ी बहादुर हो गई है तू सलमा, जो अकेली ऊपर सो गई। चल हाथ मुंह धो, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। देरी ना करी, नहीं तो घी ठंडा होकर अंतड़ियों में जम जाता है। मैं हैरत से अम्मा को देखकर सोचने लगी कि अम्मा क्यों नहीं जानती कि रात को हमारे घर में कौन आया था। उसे नहीं पता मुझ पर क्या बीत रही है। क्या मेरी माँ मुझसे इतनी ही अनजान है? मैं कमरे में आकर टहलने लगी। मेरा यकीन एकदम से चकनाचूर हो चुका था कि वो सब कुछ नानी के घर रह गया है। नहीं, वो मेरे साथ मेरे घर में भी आ गया था। अब मैं यहाँ से कहाँ पर भागूंगी? मैंने परेशानी से सोचा, और उसी वक्त मेरे कान में सरगोशी के अंदाज में कोई बोला, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जहाँ भी रहो। मैं उछल ही तो पड़ी। मैंने फटी फटी निगाहों से मुड़कर अपने पीछे देखा, मगर वहाँ मेरे अलावा कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। मैं सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। सोचने लगी, कौन है जो मेरे पीछे पड़ गया है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? इतना कहने की देर थी कि फिर वही सरगोशी और गहरी सांसों की आवाज़ मेरे कानों में बजने लगी। तुमने हमारा बिगाड़ा नहीं बल्कि संवारा है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं और हमेशा रहेंगे। गुलाम समझो अपना हमें। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ी हुई और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर फिर वही मुर्ख की एक टांग। कोई भी तो नहीं था मेरे अलावा। मैं अकेली थी, लेकिन फिर वो दूसरा कौन है? मैं कमरे से बाहर आ गई। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बाहर आते हुए अम्मा से बुरी तरह टकरा गई। अम्मा नागवारी से बोली, कौन सी गड्डी रह गई तेरी जो पकड़ने भाग रही है? भाई पता नहीं मैं बीमार हूँ या मेरे इर्द गिर्द मौजूद सब लोग बीमार हो गए हैं। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ? मेरे अलावा भी किसी को दिखाई दिया है क्या वो? अम्मा शायद अपनी जल्दी में थी, तभी मेरी बात नहीं सुन सकी। अपने आप ही बोल पड़ी कि वो बानो है ना, वो उसे भी लगता है कोई जिन्न चिमड़ गया। हर वक्त परेशान रहती है, तंदूरी भी नहीं बालती। भाई सारे मोहल्ले को उसका बड़ा आसरा था। 2 टाइम रोटी लगा देती थी। कसमें जब से उसने तंदूरी बंद की है, जिंदगी अजाब हो गई है। बानो की बात अम्मा की जुबानी सुनकर मुझे अपना दुख भूल चुका था। मैंने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है बानो को? अम्मा ने कहा, है उसे क्या होना है, छोड़ गई न मानी ये घर, पता नहीं कहाँ लोर लोर फिर रही है जवान धी को लेकर। सारे मोहल्ले वाले बड़ी बातें करते हैं उसके खिलाफ। मुझे भी लगता है हालत कुछ ठीक नहीं थी, या शायद मोहल्ले वाले ठीक हैं। अम्मा तो खुद ही सवाल जवाब करती कमरे में चली गई, जबकि पीछे मेरी जान सूली पर अटक चुकी थी। बानो पता नहीं कहाँ होगी। मुझे अभी भी अम्मा की बात पर यकीन नहीं था। मैं खुद उसके घर गई तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। सारा घर साए साए कर रहा था।
अब उस बानो तक कैसे पहुंचा जाए। मैं काफ़ी परेशान थी। ऊपर से वो जो एक अजीब सा शख्स मेरे पीछे पड़ चुका था, उसकी परेशानी भी सर पर सवार थी। दोपहर के वक्त मैं बिस्तर पर लेटी बानो के मुताल्लिक ही सोच रही थी। अचानक से मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं पता लगाऊं कि वो कहाँ पर है। मैंने जूता पहना। जैसे ही बाहर निकलने लगी, मेरे पैरों ने हरकत करने से मना कर दिया। मैं समझ गई वही शख्स या साया मेरे पास वापस आ चुका है। मुझे अब कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे सर पर तो बानो सवार थी। अलबत्ता मैं शदीद झंझला चुकी थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, देखो तुम जो भी हो, इस वक्त मुझे जाने दो। एक नई सरगोशी उभरी। हुक्म करो, हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जहाँ भी जाना चाहो। मैंने कहा, यही हुक्म है, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। और अगले ही लम्हे मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे मैंने बमुश्किल जब्त किया और घर से बाहर आ गई। अब ये परेशानी थी कि किससे पूछूं कि वो कहाँ गई है। एक दो घरों में गई और बातों बातों में पूछने की कोशिश की, मगर कोई भी नहीं जानता था। मैं मायूसी से वहाँ से वापस आ रही थी तो यही सोचती जा रही थी कि अब शायद मैं बानो के घर कभी भी ना जा सकूं। पता नहीं बेचारी को क्या मसला था जो वो ऐसी परेशानी की हालत में थी। सोचते सोचते मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मेरे साए के साथ एक दूसरा साया भी था। मैंने चौंक कर अपने इर्द गिर्द देखा, मगर इतनी गर्मी में मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गई कि ये वही है। मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। वो मेरे लिए वबाले जान बन चुका था, मगर था कौन ये मैं अभी भी नहीं जानती थी। फिर वही सरगोशी, क्या तुम बानो के घर जाना चाहती हो? मैं चुप रही। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, कैसे कोई किसी को बेबस कर सकता है। मैं चुप रही तो वो फिर से बोला, अपनी आंखें बंद करो। मैंने सर झटक दिया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी आंखें बंद करने की। ये सोचकर मेरे चलने की रफ्तार पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर पता नहीं कैसे मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैंने पूरा जोर लगाकर आंखें खोलीं तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं जिस गली में थी अब ये वो जगह नहीं थी, बहुत ही मुख्तलिफ जगह थी। इर्द गिर्द झुग्गियाँ लगी हुई थी। मैं हैरानी से सर घुमाकर ये मंजर देखने में मगन थी जब एक झुग्गी के बाहर मुझे बानो खड़ी दिखाई दी। मैं भागकर उसके पास गई तो पहले तो वो भी मुझे हैरत के आलम में खड़ी देखती रही। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो वो भी रो दी। हम काफ़ी देर गले लगे रहे। वो मुझे झुग्गी के अंदर ले गई जहाँ उसकी बेटी पारो बिस्तर पर लेटी थी। उससे उठा नहीं जा रहा था। मैं पारो से मिली तो उसकी आंखों में से भी पानी बहने लगा। मैं नीचे दरी पर बैठी बानो से पूछा, क्यों आ गई तुम मासी वो घर छोड़कर? कम से कम घर तो था ना। इस झुग्गी का क्या भरोसा, अकेली माँ बेटी हो, कोई भी मसला हो सकता है। वहाँ सब जानते तो थे ना। बानो ने नम आंखें साफ करते हुए कहा कि अब क्या मसला होना है, जितने मसले थे वो आके भी चले गए मेरी जिंद से। इतना कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा, देख मासी, तूने पहले भी मुझे कुछ नहीं बताया था। जो परेशानी है कह डाल, मैं सुने बगैर हिलूंगी नहीं यहाँ से। चंद लम्हे तो वो मेरा चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से गोया हुई। एक शख्स था, पता नहीं कहाँ से उस मनहूस ने मेरे वेड़े का मुंह देख लिया था। आ जाता था हर रात को कि पारो को मेरे साथ भेज, या मुझे बेच दे या इसका ब्याह मेरे साथ कर दे। मैंने बथीरी बहादुरी दिखाई, उसकी एक नहीं मानी। बड़े रोब से बात करती थी पर वो धमकियां देता था। मैं पारो का बड़ा ख्याल रखने लगी। फिर उस दिन जब तू पूछने आई थी, उस रात गजब हो गया। मेरी धी के साथ वो बदबख्त उसे उठा कर ले गया और सुबह को वापस मेरी चौखट पर फेंक गया। मुझ पर तो दो दो कयामतें टूट गईं। एक धी का गम, ऊपर से इज्जत जाने का खदशा। ये जैसी हालत में थी, इसे अस्पताल ले जाने के बजाय मैं इधर ले आई, यहाँ झुग्गी लगा ली। कम से कम यहाँ कोई हकीकत तो नहीं जानता ना, या हमारी कहानी को एक जुबान से सुनकर आगे फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे बड़ा रंज हुआ। क्या मतलब, गरीब की बेटी बेमोल होती है जिसके साथ कुछ भी चाहे कर लो। बानो ने मुझसे वादा लिया कि ये बात किसी को भी मत बताना, वरना मैं जो अपनी धी को यहाँ लिए छुपी बैठी हूँ सब गारत हो जाएगा। मैं बानो से दोबारा मिलने का वादा करके उसकी झुग्गी से चली आई। वापसी के लिए जाते हुए मेरे कदम बार बार डगमगा रहे थे। एक तो मैं ये नहीं जानती थी कि हूँ कहाँ पर, दूसरा बानो का दुख मेरे सर पर सवार था। चलते चलते मेरे पैर में मोच आ गई और मैं वहीं एक नहर के किनारे पत्थर पर टिक के बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाना है या क्या करना है। वहीं बैठे बैठे अचानक से वो शख्स मेरे जहन में आया।
ابھی میں اس کے متعلق سوچ ہی رہی تھی جب دوسرے پتھر پر ایک سایہ سا پڑنے لگا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ میرے پاس واپس آ گیا ہے۔ زہ نصیب، ہمیں یاد کیا تم نے۔ وہی دھیما سا سرگوشی کا انداز۔ بے بسی سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کیوں رو رہی ہوں۔ مجھے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا اور اگلے ہی لمحے میرے گالوں پر سے آنسو صاف ہو چکے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، کیوں پڑے ہو تم میرے پیچھے؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ نرمی سے بولا، تم ہماری محسن ہو مگر اب ہم تم سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میں نے تل ملا کر کہا، محبت؟ تم سب مردوں کی یہی محبت ہوتی ہے نا جو بانو کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ میں کسی مرد سے شادی نہیں کروں گی، جاؤ تم بھی یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ میرا جسم دھیرے دھیرے دہکنے لگا تھا، ایک آندھی میرے اندر چلنے لگی۔ میں نے ہوا کے شور سے گھبرا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، پھر آہستہ آہستہ ایک گرد بار سا میرے ارد گرد ابھرتا ہوا زور زور سے چکر لگانے لگا۔ میں نے مٹی آنکھوں میں پڑ جانے کے خوف سے آنکھیں بھی بند کر لیں۔ سلمیٰ، ہم ہیں، آنکھیں کھولو اپنی۔ میں نے وہی سرگوشی بہت نزدیک سنی تو جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ میرے سامنے وہی سیاہ لبادے میں لپٹا ایک شخص کھڑا تھا۔ ہاں، البتہ آج اس کا چہرہ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت حسین تھا۔ میں چند لمحے تو ٹک ٹکی باندھے اسے تکتی رہ گئی، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو سخت لہجے میں پوچھنے کے باوجود میری آواز ڈگمگا گئی، کون ہو تم؟ وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بڑی اپنائیت سے بولا، ہم غلام تھے مگر اب تمہاری محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ میں نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا مگر دور دور تک کوئی انسان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے سابقہ لہجے میں کہا، یاد ہے تمہیں؟ تم اس بابے کے پاس گئی تھی، تم نے ہی ہمیں بوتل سے آزاد کروایا تھا۔ وہ بہت ظالم شخص تھا، ہمیں سالوں سے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ پھر تم آئی، ہماری محسن، جس نے ہمیں اس سے بچایا، اور اب ہم نے نہ صرف تمہارا ہر حکم ماننے کو تیار ہیں بلکہ تم سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آخری بات پر مجھے ایک ڈنگ سا لگا، بھلا کہاں ایک جن زاد اور کہاں میں؟ نہیں، میں نے سختی سے گردن نفی میں ہلائی۔ وہ اصرار کرتے ہوئے بولا، ہم محبت کرتے ہیں تم سے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا تو میں نے کہا، بانو کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ نرمی سے بولا، ہم وعدہ کرتے ہیں اس بیوہ عورت کی زندگی کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کریں گے، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ اور بتاؤ، ہم تمہاری محبت پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تمہارا میرا ملن ممکن نہیں، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے تم پر احسان کیا تھا، تم بانو کی مدد کر کے اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو، اس کے بعد کبھی بھی میرے سامنے مت آنا، مجھے آرام سے زندگی جینے دو۔ تم اپنی کسی جنزادی سے شادی کرو، اگر تم نے میری بات مان لی تو مجھے یقین آ جائے گا کہ واقعی میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور تم اس شخص کی طرح نہیں ہو جس نے بانو اور اس کی بیٹی کو تکلیف دی، کیونکہ محبت میں کسی کو تکلیف نہیں دیتے نا۔ وہ اسی لمحے اٹھ کھڑا ہوا، بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں زچ نہیں کروں گا، مگر اتنی اجازت دے دو میں تمہیں دیکھ سکوں، چاہے کبھی کبھار ہی صحیح۔ میں چپ کر گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد آج اس بات کو اتنے سال ہو گئے، مگر وہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ بانو کو نہ جانے کیسے اس نے ایک بہت ہی پیارا سا گھر میرے احسان کے بدلہ چکانے کے طور پر دیا۔ آج بانو ماسی تندور چلانے کے بجائے بہت سے گھروں کے چراغ جلائے ہوئے ہیں، بہت سے گھروں کو وہ صدقہ کرتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کے لیے اس نے ایک ادارہ بھی بنایا ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں، مگر میں جانتی ہوں یہ سب اسی جنزادے کی مدد سے ہی ممکن ہوا ہے، ورنہ کہاں ایک ان پڑھ عورت اور کہاں ایک ادارہ۔ ان سب کے باوجود مجھے کبھی کبھی اپنے ارد گرد اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، میرا جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتی ہوں وہ میرے قریب ہی کہیں ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے مگر شاید میرے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو